हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम CTET के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें देखेंगे। तो आज हम CDP जो CTET का जो 2012 का पेपर है उसका CDP का भाग देखेंगे और ये पेपर 1 है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी टैग वर्ड्स वाली, CDP के टैग वर्ड्स। अगर नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देखिए, उसमें मैंने ये बताया गया है कि किस तरह आपको CDP के, उसमें टैग वर्ड CDP के, हिंदी के, EVS के सबके दिए गए हैं। तो आप उसे देखिए और फिर कहीं ना कहीं आप इसे पेपर को करेंगे तो आपका पेपर चुटकियों में हो जाएगा। तो उसी टैग वर्ड्स को फॉलो करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे फेल होने की बात करी है तो सबसे नेगेटिव पॉइंट पहला ही आपको बच्चे मिल जाएगा। याद कराने की बात करिए कि वही सही तरह याद नहीं करा। तो जब याद कराने की बात आ जाए तो वो नेगेटिव टैग वर्ड है। प्राइवेट ट्यूशन की बात आ जाए वो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है कि आप प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। स्कूल में तो आप सही तरह पढ़ा नहीं पा रहे, जहां आपको सारे बच्चों को पढ़ाना है, और पैसों के लालच में कहीं ना कहीं आप प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। तो ये बच्चे को पढ़ाई में के योग्य नहीं मानना। योग्य आप कौन डिसाइड करेगा कि आप योग्य हैं या नहीं? या क्या पता आप ही योग्य ना हो बच्चे को पढ़ाने के लिए। जिस बच्चे को आप अयोग्य बता रहे हैं तो आप में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसलिए, और कोई बच्चा योग्य और अयोग्य नहीं होता, वो किसी ना किसी विषय में या किसी ना किसी क्षेत्र में आगे होता है। तो इसलिए इसका आंसर, जब ये तीनों क्वेश्चन या तीनों ऑप्शन कट जाएंगे तो इसका आंसर होगा तीसरा, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है बच्चों, इसी तरह टैग वर्ड से आपको सारे आंसर निकालने हैं। और जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक पेपर जो आप CTET का है, CTET क्या चाहता है आपसे वो चाहता है कि आप बच्चों के गॉड या आप बच्चों पर ही ध्यान दें। और आपको CTET का जब पेपर करना है तो एक एज ए टीचर पेपर करना है और बच्चे को ही सब कुछ मान के करना है, लाइक ए गॉड, कि आप उसके भगवान हैं, सब कुछ है। आप उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, याद कराने में बल नहीं देना। उसे जो रियल लाइफ होती है उससे जोड़ना है, उसे करके ज़्यादा सीखने के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। तो इसी तरह आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके CDP में 30 में से 28 29 नंबर तक आएंगे अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें क्या है, रटने की बात है, तकनीकी की बात है, परीक्षा की बात हो रही है। तो परीक्षा केंद्रित तो होगा ही नहीं, ये कटा, रटने की बात कटी। तो सबसे आपको पहले एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। तो जब बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति होगी तो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति, आंख बंद करके जहां भी बाल केंद्रित की बात आए तो वही आंसर होगा और हमें उसी के साथ जाना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बीजों के अंकुरण वाला क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर CTET में इस तरह की जो वास्तविक जीवन से बात, जो उसके वास्तविक जीवन की बात आ रही है, जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ने की बात आ रही है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा CTET में। और ये CTET का फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट विषय है। जब तक वो CTET आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछेगा तो वो CTET का पेपर में कहीं ना कहीं अधूरापन सा रहेगा। तो इसका आंसर देखेंगे हम, पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसे काटेंगे, व्याख्या करने की बात करेंगे। चित्र दिखा के शाम पट पर, चित्र दिखाने से वो कहना कहीं ना कहीं उसी को सीख जाएगा पर रियल लाइफ में नहीं सीख पाएगा। बीजों की वृद्धि का चित्र दिखाना, ये कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन जो तीसरा है वो बीजों के अंकुरण के संकल्पना समझाने की बात कर रहा है। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे का जो बीज है उसे बुआना,
फिर उसके जो अंकुरण वाले जो चरण है वो बच्चा जब रोज देखेगा तो कहीं ना कहीं उस चीज को ज्यादा समझेगा, और वो समझेगा पहले दिन इस तरह होता है, दूसरे दिन इस तरह, तीसरे दिन, तो वो सारे स्टेप को फॉलो करेगा। और जब चित्र दिखाएंगे तो वो स्टेप देखेगा, पर जो उसने रियल लाइफ में जो अनुभव प्राप्त किए वो कहीं ना कहीं वो नहीं सीख पाएगा। और लॉन्ग लास्टिंग जो उसका जो ज्ञान है, जो समय पे बदलने के चांस नहीं होंगे उन्हें, अगर आप उसे व्याख्या करके समझा देंगे तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद वो कहीं ना कहीं व्याख्या धुंधली सी हो जाएगी। और जब वो रियल लाइफ में उस सब चीज़ों को देखेगा तो वो उसके पूरी लाइफ में वो ज्ञान उसका जुड़ा रहेगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था समावेशी की बात, जब समावेशी हो गया, लैंगिक असमानता हो गया, रियल लाइफ से जोड़ने की बात हो गई, बाल केंद्रित हो गए, सीटेट कई फेवरेट विषय हैं और इन्हीं पर ज़्यादा जोर देता है। जब समावेशी की बात आएगी तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि समावेशी कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, और हर तरह का बच्चा होने का मतलब ये है विविधता का उत्सव मनाती है। पहला ही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु, सबको पता है लघु नहीं होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न नहीं होंगे। निबंध तो निबंध है, तो बचा क्या? सत्य और असत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था या विशेषता है? विशेषता है, कौन सी विशेषता है? अब आप इस चीज को या इसके आंसर को देखेंगे तो आपको इनमें टैग वर्ड्स कहीं ना कहीं केवल वर्ड आ गया, अच्छे अंक की बात आ गई, बार बार परीक्षा की बात आ गई। तो पहले 3 ऑप्शन तो कहीं ना कहीं गलत हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। फिर आती है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो बैठने की व्यवस्था और समय सारणी की जहां बात आई है तो वो कहीं ना कहीं आंसर होगा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? प्रश्न के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। ये विश्वसनीयता और वैधता क्या नाम प्रश्न पत्र में बाद में आते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले क्या हो गया, पूरे जो विषय है, विषय वस्तु है, वो उस चीज को फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं। अगर उसमें पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन लेना है या फिर दूसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, तो वो सारे चैप्टरों को जो पूरा उसका ज्ञान है उसमें उसका आकलन, बच्चे का आकलन करने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो इस चीज का वो ध्यान में रखेगा। इसलिए इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? ये आपको पता होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसका आंसर होगा, आपने भी देख लिया होगा, क्योंकि टैग वर्ड्स की जहां टैग वर्ड से हम इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अनुभव और प्रत्यक्ष क्षण या प्रत्यक्ष जहां महत्वपूर्ण होंगे वही आंसर होगा। बच्चे के स्कूल के बाहर क्या सीखता है? स्वतंत्र रूप से नहीं। ये सारी चीजें जहां पे अनुभव आपको दिख जाए इस तरह की, क्योंकि उसके अनुभव की बात की गई, तो इसमें इसका आंसर होगा 8वें का आंसर होगा सी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर का क्वेश्चन,
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर बल देता है? ये मुख्य रूप से क्लासरूम की बात कही गई है। और जब क्लासरूम में हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो क्या चीज़ ध्यान में रखकर सोचते हैं? अब आप एक टीचर के रूप में सोचिए, जब बाहरी परीक्षा, क्या बात हो रही है, जब बाहरी परीक्षा की उपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानता है। जब क्लास का टेस्ट होगा, जैसे क्लास टेस्ट, एफए, यूनिट टेस्ट, उसमें शिक्षक अपने बच्चों को ज़्यादा जानता है, वो क्या कर सकता है और कितनी उसकी उपलब्धि है, ना कि बाहर का जो टेस्ट होगा उसमें बाहरी व्यक्ति जानेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, बाहरी परीक्षा की उपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को, अब आप यहां देखेंगे कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन कर देंगे तो कक्षा में कहीं ना कहीं अनियंत्रण हो जाएगा, और कक्षा में अनियंत्रण होने के कारण ही बच्चा वो ऊबने लगेगा। परीक्षा की संख्या बढ़ाना, अब परीक्षा ली जाएंगे, परीक्षा ली जाएंगे, उसका टेस्ट पे टेस्ट ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उग जाएगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, एक समान गति पर बल कभी नहीं दिया जाता। जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं उसमें लचीलापन रखना पड़ता है, जिससे बच्चा एक अच्छे विकास के या अच्छी चीज़ें सीख सके। तो ये तीनों कट गए तो पहला आंसर बचा शिक्षा के विभिन्न अनुभव। अनुभव की बात आ गई, हमें पहले ही टैगवर्ड को पकड़ लेना चाहिए था, अनुभव को उपलब्ध कराना। जहां भी अनुभव उपलब्ध कराने की बात हो गई तो वो आंसर हो गया। आंख बंद करके आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत क्या है? अब इसमें देखेंगे विकास की जो बात आएगी, सभी की विकास की दर समान नहीं होती। पहला जो क्या कह रहा है बात, सभी की विकास की जो बात है वो समान नहीं होती। सबको पता है विकास किसी का भी समान नहीं होता, किसी का इस तरह, किसी का इस तरह, किसी विकास इस तरह भी होता है, समान कभी नहीं होगा विकास, क्योंकि विकास की जो दर है वो कभी भी एक सिंगल लाइन में समान अंतर नहीं चलती। विकास हमेशा रेखांकित होता है, रेखांकित नहीं होता। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। क्यों? विकास हर टाइम चलता रहता है, कहीं ना कहीं विकास चलता रहता है। विकास और वृद्धि, ये दो चीज़ों का डिफरेंस देख लीजिए। विकास जो है वो चलता रहता है, जो वृद्धि होती है वो एक सर्टेन टाइम पर आके रुक जाती है। जैसे आपकी एज है वो विकास होती रहेगी, और आपकी जो हाइट है वो एक सर्टेन टाइम पर आके रुक जाएगी। तो वो विकास और वृद्धि का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं करता है। तो विकास जो है सभी की समान नहीं होता विकास, और इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और समाज। शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, संज्ञानात्मक भी अच्छा होना चाहिए, संवेगात्मक भी अच्छा होना चाहिए, और समाज से जुड़ा होना चाहिए। जब ये चार चीजें मिल जाएंगी तो वो मानव का विकास होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो मानव विकास की बात है तो इसका याद रखना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और समाज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात आ रही है। एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है, शिक्षिका या शिक्षक, क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि मेल है या फीमेल। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप अपने ऊपर, अगर यहाँ मेल लिखा है या शिक्षक लिखा है या शिक्षिका लिखा है तो आपको
उसे अपने अनुसार डालना है, और तब कहीं ना कहीं आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप उसका आंसर के बहुत ही करीब होंगे और सही आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो उसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो वो प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 40 नंबर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। ये समाज की बात तो नहीं कही गई, वियोग की बात भी नहीं कही गई, तो अब इन दोनों की बात नहीं गई और ये तो होगा ही नहीं। अब बच्चा क्या? संवेगात्मक रूप से, जो छोटा बच्चा होता है वो बोलना, उसके बोलने का साधन कौन है? उसकी माँ। समाज से जुड़ने का साधन है उसकी माँ, सीखने का साधन है उसकी माँ। तो कहीं ना कहीं अपनी माँ से संवेगात्मक रूप से जुड़ेगा। तो इसका आंसर भी यही होगा। जब वो उसकी जो दादी है उसकी माँ की गोद से बच्चा ले लेगी तो वह संवेगात्मक रूप से रोने लगेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण से तात्पर्य, अब आपने एक ही वर्ड आपने इसमें देखना है, अनुकूल असमायोजन। जहां पर भी ये बात आ गई, समाजीकरण का मतलब ये होता है कि समाज के अनुकूल हमें डाल जाना है, असमायोजन कर लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा? टैग वर्ड्स को आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आप टैग वर्ड्स को नहीं फॉलो करते तो कहीं ना कहीं आप इसे पढ़ेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, पहला पढ़ते चल जाएंगे, दूसरा पढ़ते चल जाएंगे, आप टाइम वेस्ट कर देंगे। और टाइम वेस्ट का मतलब ये है आप 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस तरह छूट जाएंगे आपके। और नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से हमें पेपर में, सीटेट के पेपर में 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। और किस तरह पेपर, एग्जाम हॉल में किस तरह पेपर सॉल्व करना है, आप टैग वर्ड्स वाली जो वीडियो प्लेलिस्ट है जो जिसमें ट्रिक और ट्रिप्स की बात की है, उसमें एग्जाम हॉल में पेपर कैसे सॉल्व करना है उसे देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता की बात कर रहा है और विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को उसे जाने से मना करता है। तो मैंने जो शुरू में बात कही थी, फेवरेट विषय क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। सीधी की सीधी बात, जब कहा लड़के को या लड़की को या मैन वुमेन की बात आए, गर्ल बॉय की बात आए, इस तरह की जहां भी डिफरेंस पैदा करता हो, कोई भी डिफरेंस करता हो, तो सीधे के सीधे लैंगिक समानता, लैंगिक विभिन्नता, लैंगिक पूर्वाग्रह, इस तरह का जो भी ऑप्शन दिखाई दे उस पर आंसर आपको लगा देना है। क्योंकि कोई भी लड़का हो, गर्ल या बॉय, मेल फीमेल जो भी है, वो कहीं ना कहीं शारीरिक जो हम बनावट है वो उससे अलग हो सकता है, पर उसमें और आप में दोनों में एक ही तरह के गुण है, एक ही तरह का दिमाग है और एक ही तरह की चीजें हैं। क्या लड़कियां आज के समय में प्लेन नहीं उड़ा रही? क्या लड़कियां ऑफिस नहीं जाती? और अगर लड़कियों की बात है कि लड़कियां ये इस तरह के काम करती हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं जब आप बीएड या बीटीसी या एमएड का कोर्स एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेशियो ये मिलेगा 80-20, और वहाँ पर आपको इतनी शर्म महसूस होगी तो आप करो ही मत वो कोर्स, पढ़ो ही मत। अगर आपको लैंगिक
भिन्नता है या लैंगिक असमानता समस्या है, तो आप इस तरह के टीचिंग कोर्स में आए ही क्यों? तो आपको भी वहाँ पर तो आपको जो लड़कियां हैं वो आपको डिफरेंस करती होंगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस की बात है और खासकर इस तरह की लैंगिक वाली बात आए तो लैंगिक भिन्नता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब वैज्ञानिक की बात आई है तो वैज्ञानिक में वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है और सबको पता होना चाहिए। जब वाइगोस्की का बात आ जाए तो वाइगोस्की किसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं? समाज के ऊपर। समाज, सामाजिक, इस तरह की जहां भी वर्ड मिले और उसमें नाम हो वाइगोस्की तो उससे जोड़ देना है समाज को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को संतुलन करने के लिए वैधानिक रूप से कार्य का उपयोग करता है, डैश से प्रभावित होता है। वो किससे प्रभावित होगा? अब यहाँ पर किसकी बात करी गई है सबको पता हो, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कही गई है। नेक्स्ट, सी टेट में भी आपको जैसे यूपी टेट में और उत्तराखंड में इस तरह के उसमें डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिलेंगे, पर यहाँ पर डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे इस तरह का पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है या सामाजिकरण की बात कौन करता है। पर सी टेट का जो पेपर है वो एक इस तरह का लेवल है, वो इस तरह की बात नहीं, वो बच्चे को इन्वॉल्व करके, हमने देखा बच्चे को इन्वॉल्व किया उसने, बच्चे को इन्वॉल्व करके टीचर को इन्वॉल्व किया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा। तो कहीं ना कहीं आपको रटने वाली जो पद्धति है उससे वो नहीं चाहता कि बच्चा रट के पेपर दे या एक टीचर रट के टीचर बने। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा। और आपको एक या दो क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे ही मिलेंगे सी टेट में, जो कि टैग वर्ड से कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। और टैग वर्ड से बचे हुए क्या है? वाइगोस्की की बात आए तो समाज से जोड़ देना है, अगर उसके गार्डनर की बात है तो गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, इस तरह क्वेश्चन विभिन्न शैली की जो बात आ रही थी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। एक शिक्षक अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देता, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और समयोत्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो कर रहा है बच्चे को इन्वॉल्व करने की बात। और जब इन्वॉल्व करने की बात आएगी तो आपने क्या ढूंढना है आंसर में? सक्रिय भागीदारी। वो बच्चे को इन्वॉल्व कर सक्रिय एक्टिविटी, उसे एक्टिव करना चाहता है, भागीदारी इन्वॉल्व करना चाहता है। जब बच्चा इन्वॉल्व होगा किसी काम में तो वो ज़्यादा सीखेगा। आपको एक चीज़ें सीखनी होंगी या कहना आपको समझना होगा, आप उसे किसी काम में लगाए, आप देखेंगे वो ज़्यादा सीखेगा। और आप उसे कोई काम बिल्कुल व्याख्या के रूप में समझा दें कि ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह होगा, वो नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भागीदारी की बात आ रही है, सक्रिय भागीदारी। तो इसका आंसर होगा 19 का चौथा। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? अब इसका आंसर आपको फिर वही है, आपको ध्यान रखना है आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को क्या चीजें आनी चाहिए या बैठने का उचित व्यवस्था, ये आपके बाद में होगी। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ये भी इम्पोर्टेंट है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभव का
कृति, और चौथा है विषय वस्तु की प्रवीणता, या उसके बारे में आपको, जब तक आपको ये प्रवीणता नहीं होगी सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में, तो आप उसके बारे में कैसे पढ़ाएंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम कोलर के अनुसार 21 क्वेश्चन। कोलर के अनुसार शिक्षक बच्चे के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब नैतिक मूल्य के विकास की बात आई तो नैतिक मूल्य का विकास कैसे होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा के उन्हें शामिल करें। जहां पर भी शामिल की बात आई, जब उसे शामिल कर देगा तो क्या ना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। शामिल कर दिया उसे, शामिल करते ही हमारा को आंसर मिल गया और हमें 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटे शिक्षार्थी, मतलब छोटे बच्चों की कक्ष में समय के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब छोटे बच्चों की जो कक्षा में क्या करना चाहिए हमें, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अब हम इसमें देखेंगे वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, क्योंकि जब छोटे बच्चे तो क्या नाम उत्तर तो सीख नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं अगर वो एक दूसरे से सीखते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा कराने वाली बात नहीं करनी है आपको। जल्दी पूरा कराना करके बच्चों को कहना पूरे टाइम बस फ्री रखना है या अपना काम खत्म करा और बच्चों को छोड़ दिया, ये भी बात गलत हो गई। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकें। नियंत्रण करने की बात प्रोत्साहित करने की बात में नहीं आएगी, तो बचा क्या, सामाजिक कौशल को सिखानी। जहां पर भी सिखा सके, सिखाने दौरान इस तरह की जो सिखाने वाली बात आती है, सीखना सिखाना, वो कहीं ना कहीं सीटेट का आंसर होता है। तो ये हम 22 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। जब एक निर्ज्ञ बच्चा पहली बार, मतलब जो प्राइमरी जो बच्चा होता है, डिसेबल्ड चाइल्ड जिसे कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है या कहीं ना कहीं किसी चीज के कारण अछूत बच्चा है, तो जो वो पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब हम इसके आंसर को देखेंगे और कहीं ना कहीं टैग वर्ड के द्वारा काटना शुरू है, नीचे से काटना शुरू करते हैं। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेके कहना उसे और ये कह देना है कि तुम कहीं ना कहीं इसके लायक नहीं हो। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। जब अलग रखने की बात है तो स्पेशल एजुकेशन या फिर हमें उसे उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना है और कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का जो आज का दौर है वो अलग करके पढ़ाने की बात नहीं करता। तो दूसरा और चौथा तो वैसे ही कट गया। अब बच्चा पहला और तीसरा, बच्चे को डिसेबल के अनुसार उसे विशेष विद्यालय, जब विशेष विद्यालय में भेजने की बात है तो आप कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात नहीं करते। तो समावेशी शिक्षा अब 3 कट गए तो जाहिर है पहला होगा। जो उसके माता पिता हैं, सरकारी योजना के विकसित करने के लिए उसके बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामी अवस्था के साथ संबंधित है। इंद्रियगामी है जहां पर आए वो पियाजे जी हैं, पियाजे की बात आए तो इंद्रियगामी की बात होगी। तो इंद्रियगामी के अनुसार अनुकरण,
स्मृति और मानसिक निरूपण। पहला ही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे 25। मानव व्यक्तिगत परिणाम। मानव व्यक्तित्व परिणाम के बारे में कौन सा, आपको मैंने टैग वर्ड में एक बात कही थी, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया, तो वो आंसर होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जहां पर भी अनुवांशिक और वातावरण की बात कही गई, आंख बंद कर आंसर लगा देना। और अगर आपको इसे काटना भी हो तो देखिए, केवल वातावरण, केवल अनुवांशिकता, केवल अनुवांशिक, और ये तो वैसे ही कट गए, पालन पोषण और शिक्षा की बात, तो पहले उसे अनुवांशिकता और वातावरण, जो ये दो चीज है बच्चे की इंपॉर्टेंट, उसकी बात कही गई। नेक्स्ट देखते हैं 26। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? अब आपको बच्चे के विकास की दर विभिन्न होती है। सबसे पहले आपको ऊपर ही बताया था, विकास की सबकी दर अलग अलग होगी, किसी की ऐसी होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, तो कोई भी बच्चा विकास एक तरह से नहीं करता, तो इसलिए विकास की दर विभिन्न होगी। अब हम दूसरा देखेंगे, वह विभिन्न तरीके से सीख सकता है। अब कोई 2 + 2 4 पढ़ता है, कोई 1 2 3 4 इन्हें प्लस कर 4 पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सबकी सीखने का तरीका अलग होता है। और आपने भी देखा होगा कि आप एक पुस्तक को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, और आपका भाई उस पुस्तक को पढ़ बिना ही उसके जो की पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए उस को आंसर को पूरा लिख लेता है। तो आपका पढ़ना बेहतर हुआ या फिर उसके जो की पॉइंट से जो आंसर बना रहा है वो बेहतर हुआ? तो इसलिए सबका सीखने का तरीका अलग होता है और विभिन्न तरीका होता है। तो इसका आंसर होगा चौथा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की पहला चरण क्या होगा? समस्या के प्रति जागरूक। जब हमें समस्या ही नहीं पता होगी तो हम उस समस्या के बारे में कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमें समस्या का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 28वां, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र क्या है? व्यवसाय। सीखने का जो क्षेत्र है वो है एक व्यवसाय। सॉरी, सीखने का जो क्षेत्र है व्यवसायिक नहीं है, भावनात्मक है, क्योंकि व्यवसायिक तो क्या नाम, वो एक जॉब ओरिएंटेड बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 29, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है। किस बात की ओर संकेत करता है? संभावित कार्य नियंत्रण रूप से बार बार हो रहे हैं। अब आप ऊपर एक चीज देखी होगी, जैसे बार बार परीक्षा लेना, बार बार परीक्षा लेना, बार बार उसी चीज, जब आप बार बार चीज को या बार बार उसी चीज को परीक्षा लेके उस चीज को सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बोर हो जाएगा। और बच्चा जो है वो चीज़ों को सीखना चाहता है और वो इस तरह की चीज़ों को सीखना है, नए पे नई चीज़ें सीखना चाहता है। तो नए पे नई चीज़ें सिखानी है पर उसे उगाना नहीं है, मतलब उगने नहीं देना है। तो उसे बार बार जो हो रही है उसे देखना है। अब बच्चा बुद्धिमान नहीं है, देख लो, बच्चा कोई बुद्धिमान नहीं है तो आप उसे पढ़ाएंगे नहीं, बच्चा सीखने योग्य नहीं है, बेकार की बात है। बच्चा अनुशासन करने की जरूरत है, अनुशासन करना चाहिए, पर इतना अनुशासन नहीं करना चाहिए कि बच्चा को कह देगा कि तुम यहाँ से उठोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो वो उस चीज पर ध्यान नहीं देगा, जो आपने डांटा है उस पर ध्यान ज्यादा देगा और वो कहीं ना कहीं सीख नहीं पाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो मतलब पहले ऑप्शन को छोड़कर तीन तो वैसे ही कट गए, तो आंसर होगा पहला। पराये शिक्षार्थी
क्वेश्चन नंबर 13, प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियों डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? जब त्रुटि करेगा, आपने देखा होगा बच्चा जब गलती करता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर ये कहे कि मैं एक बार में सीख लिया, तो वो गलत है। कोई भी एक बार में नहीं सीखता, उसने कहीं ना कहीं त्रुटि करी होगी। अगर वो त्रुटि नहीं करता तो जो उसका जो ज्ञान है वो सॉलिड ज्ञान नहीं होगा। जब आप उसे गलती करेंगे, एक ऐसा दौर आएगा जो आप उसकी गलतियों से सीखेंगे और उस जो आखिरी स्टेज में आप ज्ञान सीखेंगे, वो ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा जो आपको जिंदगी भर बताएगा कि इस तरह करना है या इस तरह इस कार्य को पूरा करना है। तो वो बात कहाँ पे आ रही है? वह कैसे सीखता है। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता, सीखने के अनुपस्थिति, शिक्षार्थी में सामाजिक आर्थिक तो बात ही नहीं होनी क्योंकि त्रुटि की बात आ रही है। वह सीखता कैसे है? प्राय शिक्षार्थी की त्रुटि की ओर संकेत करता है। वो कैसे सीख रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो किस तरह सीख रहा है। त्रुटि करेगा तो सीखेगा कहीं ना कहीं। जब तक वो त्रुटि ही नहीं करेगा तो कहाँ, आपने उसे बता दिया कि n 2 + 2 बताओ कितने हो गए, तो बच्चा देखेगा 1 + 2 या 1 और 1 2 होता है। फिर वो देखेगा 2, तो पहली बार उसने लिख दिया 1 2 3, उसने वर्ड को मतलब संख्या गिना 3 लिख दिया। फिर देखेगा नहीं, जब मैं इसे 1 और 1 बना सकता हूँ तो इसे भी 1 और 1 बना सकता हूँ, 1 और 1। फिर उसने 1 1 1 करके 4 बार करा, तो उसने जो 4 जो सीखा तो उसे समझ में आ गया कि 1 और 1 2 होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं टैग वर्ड से देखा हमने कितनी जल्दी हमने पेपर सॉल्व किया और चुटकियों में फटाफट हमने आंसर निकालते चले गए। तो इसी तरह से आपको भी आंसर निकालने, आपको पहले वो वीडियो देखनी है टैग वर्ड्स वाली वीडियो देखने के बाद, और आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें कहीं ना कहीं सॉल्व करके देखें। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आप चुटकियों में पेपर सॉल्व कर पाएंगे और कहीं ना कहीं 30 में से आपके 28 32 इस तरह नंबर आएंगे सीडीपी में। और जो हिंदी है, इस तरह ये सारे टैग वर्ड के सारे करने हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिसे आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।